तो ड्यूरेबिलिटी जो है बेसिकली, अगर जब हमने कंक्रीट बनाया तो कंक्रीट के अंदर क्या है, हमारा रेनफोर्समेंट है और मटेरियल्स हैं, जो सीमेंट है, सैंड है और जो भी है, और जो उसके बीच को सीमेंटेड कौन रख के करके किसने रखा है, सीमेंट ने। अब उसको कौन कमजोर कर सकता है, बाहर का इन्वायरमेंट का इफेक्ट, जो कि उसके अंदर चला जाए, जैसे कि कोई केमिकल हो गया, वाटर हो गया, सल्फेट हो गया, वो सब अंदर चले जाएं और डेलिटेरियस मटेरियल जो उनको खा जाए, जंग लग जाए, उसको धीरे धीरे क्या करे, धीरे धीरे उसको डिटोरिएट करके खत्म कर दे। तो कंक्रीट जो है जितना कम अगर उसके अंदर परमेबिलिटी होगी इन सब के अंदर जाने की, वाटर अंदर चला जाए, इवेपोरेशन उसका वेपर्स अंदर चला जाए, कोई अनवांटेड केमिकल अगर उसके अंदर चला जाए तो क्या करेगा, रेनफोर्समेंट खराब कर देगा, बाकी जो कंक्रीट की बॉन्डिंग को तोड़ देगा। तो अगर ऐसा कर पाएगा तो उसका जो ड्यूरेबिलिटी है कंक्रीट की कम हो जाएगी। तो बेसिकली हमें ये समझना पड़ेगा कि ड्यूरेबिलिटी डिपेंड किन किन चीजों पर करता है। तो सबसे पहला तो हमारा जो टास्क है कि कंक्रीट की जो परमिबिलिटी है वो जितना कम हो सके वो कम होना चाहिए। और ड्यूरेबिलिटी किन किन चीजों पे डिपेंड कर देगा, इन ये सब चीजों पे डिपेंड करता है। पहला है इन्वायरमेंट, कवर टू एम्बेडेड स्टील, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कवर स्टील में हम देते ही इसीलिए है ताकि वो छुप जाए, इन्वायरमेंट से अलग हो जाए, कवर है ना। तो और कवर के बारे में हम डिजाइन के समय भी बात करेंगे, आपको बताएंगे कवर क्या है, लेकिन अभी बताते हैं कि कंक्रीट जब भी हम रेनफोर्समेंट प्लेस करते हैं, तो जैसे मान लीजिए कि ये हमारा कॉलम है, तो रेनफोर्समेंट क्या करते हैं, हम एज से थोड़ा सा अंदर रखते हैं, और ये जितना अंदर रखते हैं इसी को हम लोग बोलते हैं कवर। कवर रखने से क्या होता है, रेनफोर्समेंट जो है सबसे ज्यादा प्रॉन टू रस्टिंग होता है। अगर रेनफोर्समेंट को ऐसे आप इन्वायरमेंट में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, उसमें रस्ट लग जाएगा, वो तुरंत खत्म हो जाएगा, उसकी लाइफ कुछ भी नहीं होती। लेकिन जब वो कंक्रीट के अंदर होता है तो कंक्रीट उसको चारों तरफ से कवर कर देता है, उसको इन्वायरमेंट से उसका कनेक्शन को तोड़ देता है, फिर एनफोर्समेंट में जंग वंग लगने की इस जो प्रक्रिया है काफी स्लो हो जाती है। और जब काफी स्लो हो जाती है तो ऐसे केसेस में फिर उसकी लाइफ काफी अच्छी मिलती है। तो इसीलिए कवर जो है, कवर टू एम्बेडेड स्टील है, वो काफी इंपॉर्टेंट रोल रखता है साइट इंजीनियर के लिए भी, कि जब भी वो कास्टिंग वगैरह हो रही हो तो उसके कवर्स वगैरह बहुत अच्छी तरह से कवर ब्लॉक लगा के अच्छी तरह से उसको चेक करना चाहिए। अगर हम कवर ब्लॉक एंड ऑल इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देंगे तो हमारा जो कंस्ट्रक्शन की लाइफ है वो काफ़ी अच्छी मिलेगी और काफ़ी टाइम तक उस ड्यूरेबल होगा वो कंक्रीट। ठीक है, उसके बाद द टाइप एंड क्वांटिटी ऑफ कंस्टिट्यूएंट मटेरियल, ऑब्वियस ही बात है किस मटेरियल से बना है। अब अगर हमने जो कंक्रीट या सैंड लेके आए हैं वो अच्छा सैंड नहीं है, उसमें कुछ ऑर्गेनिक मैटर था या कुछ अनवांटेड मटेरियल था, तो वो तो बैड इफेक्ट डालेगा। तो हमने क्या इस्तेमाल किया है उस पर भी डिपेंड करेगा। हमारा सैंड किस टाइप के स्टोन का था, सीमेंट हमने जो इस्तेमाल किया वो सही था कि नहीं था। देयर आर सेवरल थिंग्स जिसपे आपके ड्यूरेबिलिटी अफेक्ट करेंगी। उसके बाद है आपका द सीमेंट कंटेंट एंड द वाटर सीमेंट रेशियो। अगर सीमेंट कंटेंट डिजायरेबल अमाउंट से कम होगा या ज़्यादा होगा, ऐसे केसेस में भी आपका जो ड्यूरेबिलिटी अफेक्टेड होगा। तो इन पर इस चीज़ पे भी डिपेंड करेगा कि सीमेंट कंटेंट कितना है, वाटर सीमेंट रेशियो क्या है। उसके बाद द वर्कमैनशिप टू ऑब्टेन फुल कॉम्पैक्शन एंड इफिशिएंट क्यूरिंग। अब मान लीजिए आपने काम किया, प्लेस किया, उसको बढ़िया से कॉम्पैक्ट नहीं किया, उसके अंदर वॉइड रह गया, हवा रह गया, तो जो अंदर का हवा है वो भी खराब इफेक्ट डालेगा। तो जो काम करने वाले लोग हैं उन्होंने वर्कमैनशिप कैसा दिया, कैसा काम किया, उस पर भी डिपेंड करता है। उसके बाद है द शेप एंड साइज ऑफ द मेंबर। उसका किस टाइप का मेंबर है, स्लैब है, कॉलम है, मास कंक्रीटिंग है, तो उस पर भी डिपेंड करेगा कि ड्यूरेबिलिटी कैसी होगी। अगर थिनर सेक्शन है, कम पतला है, तो उसका लाइफ कम होगा। अगर उसके डायमेंशन अच्छे हैं, मोटा मास कंक्रीटिंग है, मस्कुलर है, तो उसका लाइफ ज़्यादा होगा। तो इस पे भी डिपेंड करता है कि किस शेप साइज का आपका मेंबर है जिसको आपने कास्ट किया है। तो ड्यूरेबिलिटी के और भी कुछ पॉइंट्स हैं, उसको हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको हम लोग कहते हैं एक्सपोजर कंडीशन, तो वो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। वैसे तो IS कोड 456 में एवरीथिंग इज गिवन, तो जैसा कि मैंने सजेस्ट किया है कि आप उसको जरूर पढ़ते रहिएगा, लेकिन एक एक्सपोजर कंडीशन समझना, क्योंकि दिस इज रिलेटेड टू ड्यूरेबिलिटी।
एक्सपोजर कंडीशन के हिसाब से हम कवर डिसाइड करते हैं कि हम कितना कवर कंक्रीट को कवर देंगे। तो हमें एक्सपोजर कंडीशन को समझना जरूरी है, इसलिए मैंने ये टॉपिक उठाया है कोड से। तो एक बार देख लेते हैं कि एक्सपोजर कंडीशन कितने तरह के कंडीशंस में एक्सपोजर्स को, जब कंक्रीट सरफेस का जो एक्सपोजर है वो कितने टाइप के इसमें डिवाइड किया गया है। उसमें मेनली आता है, देखिए, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, है ना, वेरी सीवियर और एक्सट्रीम। ये 5 तरह के एक्सपोजर कंडीशंस होते हैं कंक्रीट के, और उस एक्सपोजर कंडीशन के हिसाब से हमें जो है ये डिसाइड करना पड़ता है कि हमें कौन सा कंक्रीट, और मेनली की जो ड्यूरेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मेनली हमें रेनफोर्समेंट में कितना क्लियर कवर देना है। तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले हम यहाँ समझते हैं कि आखिर क्या कंडीशंस होंगी, तो हम इन चीज़ों को समझेंगे। एक्सपोजर कंडीशन को हम लोग कोरिलेट करेंगे। देखिए, द माइल्ड क्या है, कंक्रीट सरफेस प्रोटेक्टेड अगेंस्ट वेदर और अग्रेसिव कंडीशन एक्सेप्ट दोज सिचुएटेड इन कोस्टल एरिया। तो ये कह रहा है कि कोस्टल एरिया को छोड़कर अगर कंक्रीट जो है वेदर से प्रोटेक्टेड है, जैसे कि इनसाइड का कंक्रीट, अगर कोई रूम है, कमरा है, कमरे के अंदर का अगर कोई कंक्रीट है, डायरेक्टली एक्सपोज टू आउटसाइड नहीं है, ऐसे केसेस में हम उसको माइल्ड एक्सपोजर का मान सकते हैं, जो इनसाइड ऑफ द बिल्डिंग है ना, अगेंस्ट वेदर और एग्रेसिव कंडीशंस एक्सेप्ट दोज सिचुएटेड इन कोस्टल एरिया। लेकिन जो मेरा सजेशन है कि कवर पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा हमें मॉडरेट केस लेके चलना चाहिए, कि हम थोड़ा सा कवर अगर ज़्यादा देंगे तो ड्यूरेबिलिटी में ड्रास्टिक चेंज आता है, क्योंकि जो मेन जो स्ट्रेंथ देने वाला क्या है, रेनफोर्समेंट है। तो रेनफोर्समेंट को बचाना, उसको वेदर से सील्ड करके रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप थोड़ा सा कवर ज़्यादा लेते हैं, उससे क्या बेनिफिट होगा, कवर अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे तो अगर थोड़ा बहुत वर्कमैनशिप में कोई प्रॉब्लम आ जाती है ड्यूरिंग द कास्टिंग, तो वो शायद आपका उसमें कवर हो जाएगा, और मिनिमम जो है वो रिक्वायर्ड जो है मिनिमम वो मिल जाएगा। तो ये मैं अपने एक्सपीरियंस की बात बता रहा हूँ, बट जो कोड में लिखा है माइल्ड कंडीशन ये है। मॉडरेट क्या है, कंक्रीट सरफेस शेल्टर्ड फ्रॉम सीवियर रेन, मतलब रेन वेन में डायरेक्टली एक्सपोज नहीं है, उसके ऊपर से अगर कोई शेड वेड है, शेल्टर्ड फ्रॉम सीवियर रेन और फ्रीजिंग वाइल्स्ट वेट कंडीशन, और अगर भीगा हुआ है कंक्रीट उस समय फ्रीजिंग अगर हो रही है, तो ऐसे केस को हम लोग मॉडरेट केस कहेंगे। मतलब सीवियर रेन से प्रोटेक्टेड हो और फ्रीजिंग से प्रोटेक्टेड हो, मतलब अगर कंक्रीट गीला है उस समय अगर फ्रीज हो जाता है तो उसके वॉल्यूम में, जो अंदर पोर्स के अंदर जो वाटर है उसका वॉल्यूम इंक्रीज करता है फ्रीजिंग की वजह से। तो इंक्रीज करने से क्या होता है, वो क्रैक वगैरह डेवलप हो सकते हैं। तो इस वजह से वो चीज ना हो, तो ऐसे केस में हम लोग उसको मॉडरेट एक्सपोजर कंडीशन कहेंगे। उसके बाद है सीवियर, तो पढ़ लीजिए, एक्सपोज टू सीवियर रेन, रेन में एक्सपोज्ड है, अगर ऐसा एरिया जहां पे बहुत हैवी रेन होती है और मतलब बाहर है, उसके ऊपर डायरेक्ट रेन आ रहा है। अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग, और बार बार गीला सूखा होता है, ऐसा कंडीशन है। ओकेजनल फ्रीजिंग भी हो जाती है जब वो गीला रहता है ना, तो ऐसे कंडीशन को सीवियर कंडीशन कहते हैं। और अगर कोई स्ट्रक्चर इमर्ज्ड इन द सी वाटर है और कोस्टल इन्वायरमेंट का जो भी स्ट्रक्चर है, उसको हम लोग एक्सट्रीम कंडीशन में लेके चलेंगे। लेकिन देखिए, ये सब जो लिटरेचर है ये तो लिखी हुई है, आपको अपना भी थोड़ा सा मतलब दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा ऐसे केसेस में। और मैं तो कहूँगा कि थोड़ा सा कंजर्वेटिव साइड ही चलना बेटर है कंक्रीट के केसेस में, क्योंकि कंक्रीट का परफॉर्मेंस जो है बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है ना। तो अब उस पर सारा कंट्रोल डिजाइन इंजीनियर का तो होता नहीं है। डिजाइन इंजीनियर तो केवल कैलकुलेशन करके ड्राइंग बना के दे सकता है, लेकिन वो साइट पे जाके हर चीज़ कंट्रोल तो कर नहीं सकता। तो अगर वो जिन चीज़ों में उसका कंट्रोल थोड़ा कम है, उन चीज़ों में थोड़ा कंजर्वेटिव अप्रोच इज बेटर। उसके बाद वेरी सीवियर कंडीशन है, कंक्रीट सरफेस एक्सपोज टू सी वाटर स्प्रे, मतलब उस पर सी वाटर का स्प्रे होता रहता है ना। कोरेसिव फ्यूम्स और सीवियर फ्रीजिंग कंडीशन वाइल्स्ट वेट, मैंने गीले जब वो गीला रहता है तो फ्रीज भी हो सकता है, ऐसा अगर कंडीशन है। कंक्रीट इन कांटेक्ट विथ और बरीड अंडर एग्रेसिव सबसॉइल और ग्राउंड वाटर,
तो अग्रेसिव सॉइल में अगर बरीड है अंदर, तो ऐसे को भी हम लोग वेरी सीवियर कहेंगे, है ना। उसी तरह एक्सट्रीम है सरफेस ऑफ मेंबर्स इन टाइडल जोन। टाइडल जोन में कहाँ है, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े टाइड आते हैं, पूरा गीला हो जाता है कंक्रीट, फिर सूख जाता है, गीला होता है, तो ऐसे जगह में, है ना, कंक्रीट इज इन टाइडल जोन। कॉन्टैक्ट विथ लिक्विड, सॉलिड और अग्रेसिव केमिकल। तो इस वर्डिंग से, इस इंग्लिश से आपको मोटा मोटा तो समझ में आ ही गया होगा कि कैसे केसेस को आपको क्या ट्रीट करके चलना है। कंक्रीट को अगर आप किस कंडीशन में देख रहे हैं, उसके हिसाब से हम लोगों को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें किस तरह से डिजाइन करना है। तो ये देखिए, जब भी कोई प्रोजेक्ट शुरू होता है तो आपको पहले ही पता रहेगा कि प्रोजेक्ट की लोकेशन क्या है। तो सबसे पहला काम तो आप यही रिसर्च करेंगे कि प्रोजेक्ट जो है कैसे वेदर कंडीशंस में आ रहा है, वहाँ की विंड स्पीड क्या है, वहाँ की कौन सा अर्थक्वेक जोन में आता है, कोस्टल एरिया तो नहीं है। तो ये सब रिसर्च आपको पहले करना है, कैलकुलेशन शुरू करने के पहले, क्योंकि आपको बहुत सारे फैक्टर्स, है ना, उस लोकेशन के हिसाब से आपको लेना पड़ेगा। इसीलिए सिविल इंजीनियरिंग में आप मॉड्यूलर ऐसा कुछ डिजाइन नहीं कर सकते, बड़ा मुश्किल है, बहुत अनइकोनॉमिकल हो जाएगा। कि आपने अगर एक विंड जोन है आपका 33 से लेके 47 तक वेरी करता है, इवन मोर देन दैट, है ना, 56 तक भी जाता है। तो विंड जोन के हिसाब से अगर आपने 33 के लिए डिजाइन किया, उसको आप यूज नहीं कर सकते हैं 50 मीटर पर सेकेंड में, है ना, उसको आप 47 में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप करेंगे तो क्या होगा, बहुत ज्यादा आपको फिर 50 के हिसाब से करना पड़ेगा, और उसको आप 33 में इस्तेमाल करेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा मतलब अनइकोनॉमिकल हो जाएगा। इसीलिए हमें जो है हर प्रोजेक्ट के लिए स्पेसिफिक डिजाइन करने की ज़रूरत पड़ेगी लोकेशन के हिसाब से। और हर लोकेशन में सॉइल का स्ट्राटा भी चेंज होता रहता है, तो सॉइल के हिसाब से आपका फाउंडेशन डिजाइन में फर्क पड़ेगा, विंड अर्थक्वेक के हिसाब से आपका सुपर स्ट्रक्चर के डिजाइन में फर्क पड़ेगा। इवन दैट कि आप सेम चीज बना रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि कंट्रोल बिल्डिंग है, इलेक्ट्रिकल कंट्रोल रूम बना रहे हैं, आपने बिहार में बनाया, सेम सारा कुछ सेम है, सेम नक्शा है, आप उसको गुजरात में बना रहे हैं, तो आपके पैरामीटर्स डिफरेंट हो जाएंगे। और यहीं पे जरूरत पड़ती है सिविल इंजीनियर की। अगर ये ऐसा नहीं होता तो लोग रेडीमेड डिजाइन यूज कर सकते थे, फिर इतना जरूरत हमारी नहीं पड़ती। लेकिन हमें यह देखना पड़ेगा, हर पैरामीटर्स को स्टडी करना पड़ेगा कि सॉइल कैसा है, वहाँ का विंड का क्या जोन है, कौन सा कितना विंड आता है, वहाँ का फिर ये कंडीशन कैसा है, सीवियर है, एक्सपोज्ड है ना, एक्सपोजर कंडीशन कैसा है। तो देयर आर सेवरल थिंग्स जिसके बारे में हमें स्टडी करनी पड़ती है प्रोजेक्ट शुरू करने के पहले। तो इन सब चीज़ों में हम लोग थोड़ी बात करेंगे। और जैसे जैसे आप बेसिकली इस कोर्स का जो पूरा मोटो है कि आपको एक इंजीनियर, आप एक काम शुरू कर सकें, आपको कोई भी प्रोजेक्ट मिलेगा आप स्टार्ट हो जाएं, इंडिपेंडेंटली काम शुरू कर सकें, आप डिजाइन कर सकें, है ना। तो इसके लिए ये सारी छोटी छोटी चीजें नोट करनी पड़ेंगी। लेकिन हाँ, हमेशा याद रखिए, कोड पढ़ते रहिए। कहीं भी कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, किसी से पूछने से बेटर है कोड से पूछिए। पहले तो गूगल में सर्च कर सकते हैं, गूगल में भी आजकल मिल जाता है, लेकिन उसको वेरीफाई जरूर कोड से करना है। अगर गूगल में जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, अगर आपको इंजीनियरिंग जजमेंट से लगता है कि नहीं दिस इज करेक्ट, देन यू कैन गो हैड। लेकिन फिर भी अगर कोई एकदम नया इन्फॉर्मेशन है और आपको लग रहा है कि नहीं, उसको डबल चेक कर लेना चाहिए, तो उससे रिलेटेड जो कोड है उसमें जाकर जरूर एक बार रीचेक जरूर करिएगा, अदरवाइज कहीं कोई गलती ना हो जाए। ठीक है, तो अभी हम लोग फिर बात करते हैं कि कितना कवर देना है। हमने एक्सपोजर कंडीशन समझ लिया, अब हम लोग बात करते हैं कि कितना हम लोग कंक्रीट में कवर देंगे। वैसे तो जो कवर टू रेनफोर्समेंट, कवर क्या होता है, जब हम देखिए जैसे हमने कोई सेक्शन डिजाइन किया, मान लीजिए सेक्शन डिजाइन किया और हमने एक रेनफोर्समेंट दिया, तो रेनफोर्समेंट के एज से जो सरफेस के जो बीच का डिस्टेंस होता है वो कवर होता है, ठीक है, उसको क्लियर कवर कहते हैं। तो जब हम लोग डिजाइन वगैरह जब हम लोग करना शुरू करेंगे, तब इसका डिजाइन पैरामीटर्स में क्या इस्तेमाल होता है वो हम लोग वहाँ पे देखेंगे। लेकिन जो नॉमिनल कवर है वो कितना होना चाहिए डिफरेंट मेंबर का,
वो कुछ चीजें तो डिफाइन करी गई हैं, लेकिन सबसे पहले आप ये समझिए कि जो मिनिमम कवर कितना देना है, मिनिमम कवर साइज ऑफ एग्रीगेट प्लस 5 mm, ऑलवेज रिमेंबर इतना तो कवर आपको मिनिमम देना है। ये क्राइटेरिया पहला है। तो जैसे अगर आप 20 mm का कंक्रीट यूज कर रहे हैं तो आपको मिनिमम कवर कितना देना पड़ेगा, 20 और प्लस 5 25 mm, तभी जाके आपका कंक्रीट अच्छी तरह से रेनफोर्समेंट अच्छी तरह से कवर हो पाएगा। तो ये बात बिल्कुल ध्यान देने वाली है कि हमें कवर कितना देना है। आप बाकी सारा क्राइटेरिया तो है ही है, साथ में एक क्राइटेरिया ये भी है कि आप एग्रीगेट का साइज क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि एग्रीगेट को वहां पे जाने के लिए 5 mm का गैप रखना पड़ेगा, अदरवाइज एग्रीगेट वहां पे जा नहीं पाएगा, फंस जाएगा, वहां पे हनीकॉम्ब वगैरह डेवलप हो जाएंगे, तो वो रेनफोर्समेंट जो है डायरेक्टली एक्सपोज टू एनवायरनमेंट हो जाएगा। चलिए, तो ये तो हो गया। उसके बाद कहता है कि नॉमिनल कवर जो है दूसरा और भी है कि मिनिमम कितना होना चाहिए, ग्रेटर और इक्वल टू बार डायमीटर भी होना चाहिए। तो जैसे हमारा पहले मान लीजिए कि हमने 32 mm का बार इस्तेमाल किया है, सपोज कि हमने 32 mm का बार इस्तेमाल किया है किसी प्रोजेक्ट में, और हमने 20 mm का एग्रीगेट इस्तेमाल किया है, तो ऐसे केस में मिनिमम कवर क्या हो जाएगा, मिनिमम कवर यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 20 प्लस 5 भी जोड़ेंगे तो ये आएगा 25, और जबकि हमारा बार डायमीटर है 32, तो हम यहाँ पे कवर मिनिमम कितना देंगे, 32 mm देंगे। तो इस तरह से हमें डिसाइड करना है कि मिनिमम कवर कितना होगा। तो ये भी एक क्राइटेरिया है कि बार डायमीटर जो है उससे बड़ा होना चाहिए या उसके इक्वल होना चाहिए मिनिमम कवर। उसके बाद कहता है कि कॉलम में या तो बार डायमीटर के बराबर होगा या फिर 40 mm होगा, दोनों में जो बड़ा होगा, दोनों में 40 mm या बार डायमीटर से में दोनों में जो बड़ा होगा वही हमें कवर लेना है। तो अगर आपका मान लीजिए 40 mm से ज्यादा का अगर बार यूज कर रहे हैं, इन दैट केस आपका 40 mm से ज्यादा आएगा, अदरवाइज 40 mm आपको कॉलम में कवर देना है। लेकिन उसमें एक स्पेशल केस भी कोड में दिया हुआ है, देयर आर सेवरल स्पेशल केसेस। तो वो स्पेशल केसेस जो है आप जरूर कोड पढ़िएगा, आप भी थोड़ा सा मेहनत करिए, कोड पढ़िए। कितना है टोटल पेजेस जो है कोड में, कितने हैं, 114 पेज है, उसमें कंटेंट फंटेंट सब मिला के, जो कवर बैकेंड सब मिला के 114 पेजेज है, तो बहुत ज़्यादा है नहीं, उसको पढ़िए। और सिंस यू आर एन इंजीनियर तो इतना लफड़ा भी बहुत, 114 में से समझिए रिलेवेंट आपका 60-70 पेज ही होगा, बाकी सब इधर उधर की चीज़ें होंगी जो कि आपको इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो कोड जरूर पढ़िए। जिस दिन से आपने कोर्स शुरू किया ना, उस दिन से डेली कोड पलटना शुरू करिए, 1-1, 2-2 पेज। ऐसे तो मैंने मेन चीज़ तो मैं बता ही दे रहा हूँ, लेकिन उसके अलावा भी प्लीज़ कोड पढ़िए। उसके बाद है कॉलम में एक स्पेशल केस है कि कॉलम की जो मिनिमम डायमेंशन होती है वो 200 mm बाई 200 mm होती है। तो अगर हम मिनिमम डायमेंशन ले रहे हैं और इसमें अगर हम 40 mm का कवर लेंगे तो 40 इधर और 40 इधर, इफेक्टिव क्या बचेगा, 120 mm। तो 120 तो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो इसलिए एक ऑप्टिमम यूज करने के लिए अगर हमने सबसे मिनिमम कॉलम लिया है कहीं पे लाइटली लोडेड स्ट्रक्चर में, तो ऐसे केजेज में एक रिलैक्सेशन ये दिया गया है कि आप अगर कोई 200 mm बाई 200 का कोई कॉलम है और उसमें सरिया अगर 12 mm का ही इस्तेमाल हुआ है, वर्टिकल सरिया, तो आप उसमें कवर जो है 25 mm का ले सकते हैं, वेरी स्पेशल केस। अदरवाइज ये तो बहुत रेयर है कि आपको इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप इतना छोटा कॉलम भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, मेरे हिसाब से करना भी नहीं चाहिए, और जब नहीं करेंगे तो आपका 40 mm मिनिमम होगा। लेकिन अगर कहीं पे कोई कांस्टेंट आ जाता है और आपको करने की जरूरत पड़ेगी, इन दैट केस ये स्पेशल केस जो है आपको काम आ जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कोड पढ़ते रहिए, उसमें स्पेशल केसेस क्या है, टॉलरेंस वगैरह है ना, वो आपको काफ़ी हेल्प करेंगी कई बार जब आप डिसाइड नहीं कर पाओगे या कहीं पे कोई बहुत ज़्यादा क्रिटिकल प्रोजेक्ट आ जाएगा। उसके बाद कहता है फुटिंग में जो मिनिमम कवर होना चाहिए वो होना चाहिए 50 mm। ठीक है, अब ये तो हो गई नॉमिनल केसेस। उसमें 2 केस भी बताया मैंने कि एक तो एग्रीगेट के साइज के हिसाब से, एक बार डायमीटर के हिसाब से। तीसरा एक और क्राइटेरिया है, वो है आपका सीवी एक्सपोजर कंडीशन के हिसाब से, है ना। एक्सपोजर कंडीशन के हिसाब से
क्या होना चाहिए मिनिमम कवर? तो देखिए, अगर माइल्ड एक्सपोजर है तो मिनिमम कवर आपको 20 mm लेना है। माइल्ड एक्सपोजर है तो मिनिमम कवर 20 होना चाहिए। लेकिन मान लीजिए कि एग्रीगेट वाले क्राइटेरिया के हिसाब से 25 आ रहा है, तो माइल्ड वाला वो फुलफिल हो गया, तो हम 25 इस्तेमाल कर लेंगे, फिर इसके हिसाब से सोचने की जरूरत नहीं है। उसी तरह अगर मॉडरेट केस है तो 30 mm। वही मैं आपको बता रहा था कि इन केस कि आपको जो अगर घर के अंदर भी है तो आप उसको मॉडरेट केस लेके चलिए, रेदर देन कि आप उसको माइल्ड केस लेके चलिए। ऐसे तो माइल्ड केस है, लेकिन अगर आप मॉडरेट लेंगे तो क्या होगा? देखिए, माइल्ड केस में भी आपको 20 + 5 25 तो देना ही है, राइट? तो 25 में 5 जोड़ देंगे तो 30 mm हो जाएगा। 30 mm कर दीजिए उसको, तो थोड़ा कवर ज्यादा होगा, तो उसकी लाइफ ज्यादा हो जाएगी। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप मॉडरेट केस लेके चलिए, मिनिमम 30 mm का कवर दीजिए। उसके बाद सीवियर, और इसमें भी आप ध्यान दीजिए कि अगर मान लीजिए कि ये नहीं भी फॉलो करते हैं ना, तो जो आपका टॉप स्लैब है, मान लीजिए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना रहे हैं, तो सारे स्लैब में आप 25 तक कर सकते हैं, लेकिन जो रूफ स्लैब है टॉप लेवल वाला, उसमें तो जरूर 30 डालिए, ठीक है? उसके बाद सीवियर में कहता है 45, वेरी सीवियर में 50। अब यहां से हम कोरिलेट करते हैं कि जो फुटिंग में और फुटिंग का जो कंडीशन है, अगर इसको कोरिलेट करेंगे तो दिस इज वेरी सीवियर कंडीशन। तो फुटिंग कहाँ रहता है? ग्राउंड के अंदर, एक्सपोज टू कांटेक्ट विद सॉइल एंड एग्रेसिव केमिकल हो सकता है, इसलिए हम लोग उसे 40 देते हैं, 50 देते हैं। और एक्सट्रीम कंडीशन है 75। तो कई डिजाइन इंजीनियर्स है, कई कंपनियां हैं, वो इसको भी फॉलो करती हैं, फुटिंग में 75 का कवर देती हैं, है ना, या पाइल वगैरह में 75 का कवर देती है। तो ये देखिए, ये जो आपका सेशन था, मोटा मोटा एक कंक्रीट के बारे में आपको मैंने जानकारी दे दी, कवर्स क्या होते हैं और क्या होते हैं। उसके बाद जब हम लोग डिजाइन वगैरह जब करेंगे, शुरू करेंगे, तो फिर हम लोग और चीज़ें कंक्रीट के बारे में समझेंगे कि उसके क्या स्ट्रेंथ के बारे में कैलकुलेशंस वगैरह करेंगे। तो इस वीडियो को जरूर, अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो 2 बार 3 बार देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें डिस्कस की गई हैं। तो ये सेशन जब आपका पूरा आपको लगे कि आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, मैंने जो ये वीडियो जिस चीज़ को सिखाने के लिए बनाई गई है, अगर आपको लगता है कि हाँ ये मैंने अब सीख लिया है, देन यू कैन गो टू द नेक्स्ट वीडियो।